देखो लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ डिराइव किया था, उसको प्रूव किया था, ठीक है। व्हाट इज गॉस लॉ? फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस कुड बी इमेजिनरी और रियल, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्रॉस क्लोज्ड सरफेस दैट डिपेंड्स ऑन इनक्लोज्ड चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फ्लक्स को हमने डिफाइन किया गॉस लॉ से, उसको प्रूव भी किया था, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखो, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, जहां भी क्लोज सरफेस है वहां पर आप गॉस लॉ लगा सकते हो। बट गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है, बट उन सिचुएशन में जहां पर सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस, गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका है कूलम्स लॉ। आप हर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक पॉइंट पे, सबका वेक्टर सम कर दो। बट वेक्टर सम करना, कंपोनेंट लेना, इंटीग्रेट करना कई बार डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट सिमेट्रिक सिचुएशन में जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है, वहां पर एक सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस बना के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को गौर से नोट करना। पहली बात, गॉस लॉ हर क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल क्लोज्ड सरफेस, राइट। बट गॉस लॉ इज यूज्ड टू determine electric field only in symmetric situation. Gauss law is used to determine electric field only in symmetric situation. जहां सिमेट्री है वहां पे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, ठीक है। अब बहुत सी सिमेट्रिक सिचुएशन लेंगे, वहां पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। एक और बात, जो क्लोज्ड सरफेस होता है उस क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है, राइट। क्लोज्ड सरफेस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस, ठीक। अब हम एग्जांपल लेंगे एक एक करके। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो, गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले कुछ बातें हमें जान लेना चाहिए। पहला, हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है इसका थोड़ा हमें अंदाजा लगना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ को सही ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक एक करके मैं सिचुएशन लूंगा और इसको समझाऊंगा कि किस तरह से हमें सिमेट्री के बारे में सोचना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² होता है रेडियल डायरेक्शन में, यह हमें पता है, कूलम्स लॉ से हमने निकाला था, ठीक है। अब गॉस लॉ से इसको निकालते हैं, समझना। ये पॉइंट चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिक होगा। अगर मैं r रेडियस का एक स्फीयर बनाता हूं इसके आसपास, तो उस स्फीयर पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस हर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो r डिस्टेंस पर आप जितने पॉइंट लोगे सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो चार्ज से दूर होगा या चार्ज की तरफ होगा, डिपेंड करता है इसके साइन पर, मतलब रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है। किस तरह की सिमेट्री है? इसमें सिमेट्री है स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब स्फीयर पर जितने पॉइंट है सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री, तो मैं यहां पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया मैंने जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, इस स्फीयर पर जो पॉइंट है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालना है। राइट, ये तो हो गया गॉसियन सरफेस। अब यहां पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं सरफेस का। सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? एरिया वेक्टर की नॉर्मल डायरेक्शन में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। ऐसे आप कहीं भी एलिमेंट लो, हर जगह पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, रेडियल डायरेक्शन में। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स की डेफिनेशन है E डॉट ds का इंटीग्रेशन। तो आप एक एक एलिमेंट पे E डॉट ds निकालो और सबको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो। समझना, E और ds एक ही डायरेक्शन में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो मैं E डॉट ds को लिख सकता हूं यहां पर सिंपली E ds, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। अब समझना, इस पूरे स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। बस यही चीज हमें चाहिए थी कि जो भी आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होना चाहिए। तो सेम होने के कारण क्या होगा? E कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। तो फ्लक्स हो गया E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। एंड व्हाट इज ds? सरफेस का एलिमेंट, एरिया वेक्टर। सभी को ऐड करोगे तो पूरे एरिया को ऐड कर दोगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। राइट, तो इसके बाद क्या लिखा जा सकता है फ्लक्स को? E इंटू टोटल एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ये तो फ्लक्स निकाल लिया हमने। अब सोचो, इंटीग्रेशन यहां नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्री सिचुएशन नहीं होती तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, और इंटीग्रेट करना पड़ता तो फिर गॉस लॉ का कोई इतना मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक, नाउ नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज किया है? सिर्फ Q। सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E कितना आ गया? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यही होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने गॉस लॉ से भी प्रूव कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ठीक, और डायरेक्शन किधर होगी इसकी? रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसका भी पैटर्न बनाते हुए चलेंगे और पोटेंशियल भी लिखते चलेंगे, क्योंकि हर सिस्टम ऑफ चार्ज के आसपास हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है। दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक साथ हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, सो दैट हमें याद करने में आसानी रहेगी। राइट, तो मैं साथ में इसका पोटेंशियल भी लिखता चलूंगा। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर होगा कांस्टेंट Q बाय r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे होगा ये बताओ? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्फीयर से जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो बाहर की तरफ आएगी, जैसे सन से जो लाइट रेज है वो सभी तरफ बाहर की तरफ आती है, उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इसकी, ठीक है। और निगेटिव चार्ज के लिए भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वो किस तरफ होगा, चार्ज की तरफ, डायरेक्शन बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, ठीक है। रही बात पोटेंशियल की, तो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज Q by 4 pi epsilon naught R, और ये तब लिखते हैं when V is equal to 0 at R equal to infinity। जब इंफिनिटी पर हम 0 सेट करते हैं तब R डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। Now electric field due to uniformly charged thin hollow sphere, एक hollow sphere है इसकी थिकनेस बहुत कम है, ठीक, एंड दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसकी रेडियस में ले रहा हूं कैपिटल आर, राइट। चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही रहेगा क्योंकि अंदर तो खाली है, ठीक है। इसके टोटल चार्ज को मैं Q कह रहा हूं। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर सिमेट्री है, आप लॉजिक से कह सकते हो स्फीयर के आसपास सेंटर से R डिस्टेंस पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट स्फीयर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये स्फीयर है, आप R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो या फिर R डिस्टेंस पे यहां पॉइंट बनाओ, ये सारे पॉइंट एक जैसे हैं, स्फीयर उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य से लाइट बाहर की तरफ आ रहा है, अब सूर्य से R डिस्टेंस पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, सब जगह जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो सेम होगी, तो स्फेरिकल सिमेट्री है यहां भी, राइट। स्फेरिकल सिमेट्री है तो हमें गॉसियन सरफेस कैसा बनाना चाहिए, स्फेरिकल ही बनाना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ को सही ढंग से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, कितना होगा। तो ये स्फीयर है, इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, तो R रेडियस का, ठीक है, एक स्फीयर बना लो। R रेडियस का एक स्फीयर बनाया, अब क्या किया जाए बताओ। मान लो मैंने यहां पर एक सरफेस का एलिमेंट लिया, इस सरफेस के एलिमेंट के लिए डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। अब सवाल उठता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, लॉजिक से बताना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब सोचो जरा आप, पॉजिटिव पॉजिटिव सभी तरफ है, मुझे यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस प्लस के कारण फील्ड ऐसा होगा और इधर जो प्लस है उसके कारण ऐसा होगा, तो दोनों के रेडियल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री, आप जहां भी पॉजिटिव चार्ज आपको इस तरफ मिलेगा, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे इधर भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो दोनों के रेडियल कंपोनेंट जुड़ेंगे और टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल होंगे। तो उस लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां भी रेडियल ही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। अब आप कहीं भी एलिमेंट बनाओ, यहां बनाओ, ये सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी इधर ही। ये गॉसियन सरफेस है, फ्लक्स कितना हो गया, E डॉट ds का इंटीग्रेशन मैं सीधे लिख रहा हूं, ये होगा A इंटू 4 पाई R स्क्वायर के बराबर, जैसा पिछले केस में हमने किया था। समझ रहे हो ना? तो बस ऐसी सिचुएशन में ही अप्लाई करना है जहां पर E सब जगह सेम। नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, तो पूरा स्फीयर इसने इनक्लोज किया है, इस सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर है, चार्ज हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E क्या हो गया, KQ बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन रेडियल। किसकी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह। अगर इस सारे चार्ज को इसके सेंटर पे रख दें और उसके कारण R डिस्टेंस पर फील्ड निकाले, तब भी इतना ही आएगा। मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere acts like a point charge kept at its center or the points outside। अपने बाहर के पॉइंट्स के लिए जो स्फीयर है, स्फीयर को आप एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो, बशर्ते वो पॉइंट चार्ज कहां रखना है, स्फीयर के सेंटर पे रखना है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। ठीक है, तो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। सरफेस पर क्या होगा, एट द सरफेस स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ठीक है। नाउ थर्ड केस ले रहे हैं हम, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। मान लो वो पॉइंट यहां पर है, r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस। तो बिकॉज ऑफ स्फीयरिकल सिमेट्री स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर बना लो। बना लिया। फ्लक्स इसके लिए होगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर है इसलिए ये फ्लक्स होगा, इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, 0, क्योंकि सारा चार्ज इस अंदर वाले गॉसियन सरफेस के बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। सो इनक्लोज्ड चार्ज इज 0, और इसके 0 होने के कारण फ्लक्स 0 हो जाएगा, एंड दैट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0।
इसका मतलब क्या हुआ, हॉलो स्फीयर अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कैसे, पॉइंट चार्ज की तरह, बट हॉलो स्फीयर के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, राइट। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जीरो मतलब अगर आप किसी चार्ज को अंदर रखते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बिल्कुल यही रिजल्ट आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे, जहां पे एक हॉलो स्फीयर की बात करते हो, मास की, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, बस वहां चार्ज की जगह मास लेना है, ठीक। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बना ले, कैसा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए फील्ड ऐसी होगी, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर के बाहर तो है बट अंदर कोई लाइन नहीं है, तो ये शो करता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। बाहर इसका पैटर्न बिल्कुल पॉइंट चार्ज के फील्ड की तरह है, रेडियल डायरेक्शन। ऐसे अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज का स्फीयर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, यहां भी अंदर जीरो फील्ड होता है और बाहर नॉन जीरो। ठीक है, और स्फेरिकल है, आपको सिर्फ 2D दिख रहा है बट ये एक स्फीयर है जिसमें हर तरफ से लाइन रेडियल है और सेंटर की तरफ जा रही हो। ठीक है, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, अभी जो केस लिया हमने पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। तो देखो, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल भी वैसे ही होगा जैसे पॉइंट चार्ज का होता है। सो V इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught R, ठीक है ना, दैट मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस पर क्या होगा, Q by 4 pi epsilon naught कैपिटल R, और इन क्या होगा, अब ये समझने वाली बात है। देखो, मान लो आप पहले एक रूल को समझो जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है, राइट। तो ये चार्ज स्फीयर है, इसका फील्ड बाहर की तरफ, तो जैसे जैसे आप बाहर से अंदर आओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, मैक्सिमम कहां होगा, सरफेस पर, और आप और अंदर जाओगे तो क्या होगा, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल, बताया था मैंने।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो है। रेट ऑफ चेंज जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, मतलब अंदर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा, राइट। सो चार्ज स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है ना। और सरफेस का पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक स्फीयर के लिए, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन हॉलो स्फीयर के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का ग्राफ बनाता हूं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये पॉइंट्स हो गए आर लेस देन कैपिटल आर, और जस्ट आउटसाइड फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह वेरी करेगा, राइट। सरफेस पर मैक्सिमम होगा और बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा, राइट। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है।